So now we will see what is consistency in a requirement set. Our requirement should be consistent. There should be no conflict between the set of requirements. Requirements को consistent होना चाहिए, किसी तरह का भी conflict जो है वो requirements का part नहीं होने चाहिए. Conflicts जो है वो direct भी होते हैं, indirect भी होते हैं. Direct conflicts तब अगर होते हैं जब same situation में हमारी requirements जो है वो different तरह का behavior show करे. Let's suppose requirement 1 ये कहती है कि date को display करने के लिए पहले हम मंथ को मेंशन करेंगे, फिर डे को और फिर ईयर को. जबकि रिक्वायरमेंट 2 ये कहती है कि डेट को डिस्प्ले करने के लिए पहले डे मेंशन करेंगे, फिर मंथ मेंशन करेंगे और फिर ईयर मेंशन करेंगे. द थिंग इज कि वी नीड टू डिस्प्ले द डेट्स, बट वी हैव द टू बिहेवियर्स ऑफ डिस्प्लेइंग द डेट्स एंड दीज टू डिफरेंट बिहेवियर्स कैन बी रिजॉल्व्ड. अब इन बिहेवियर्स को या इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द कंडीशन अंडर विच दीज रिक्वायरमेंट्स टेक्स प्लेस. कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली उनमें जो हमारे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं बाय कंसीडरिंग दैट कंडीशन, जिस कंडीशन के तहत हम उन रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर रिक्वायरमेंट 1 जो है वो किसी अमेरिकन यूजर ने सबमिट कराई है और रिक्वायरमेंट 2 जो है वो किसी फ्रेंच यूजर ने सबमिट कराई है, तो हम इसको फर्दर किस तरह से रीराइट कर सकते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. हम कहते हैं कि जी रिक्वायरमेंट 1 फॉर यूजर्स इन यूएस डेट शैल बी डिस्प्लेड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. वो यूजर्स जो यूएस से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए जो डेट डिस्प्ले की जाएगी वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट, पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर. जबकि वो यूजर जो फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए डेट को डिस्प्ले करने का मेथड डिफरेंट है. सो इट डिपेंड्स, जो जिस पर्टिकुलर एरिया रीजन का यूजर होगा उसके लिए उसी रीजन के अकॉर्डिंग डेट को डिस्प्ले कर दिया जाएगा. दैट इज बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्वेशन, जिसमें हमने क्या किया कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को किसी कंडीशन की बेसिस पे हमने इजीली रिजॉल्व कर लिया. So this can eventually lead to the following requirements. So requirement 3 is basically the conclusion that we can use date shall be displayed based on the format defined in the user's web browser. Basically dates को हम जो हमारे यूजर का जो वेब ब्राउजर है उसमें जो फॉर्मेट हमारा डेट का डिफाइंड है उसी फॉर्मेट को देखते हुए डेट को डिस्प्ले कर दिया जाएगा. So this is how we can resolve the direct conflicts. So another example of a direct conflict can be seen in these two requirements. Requirement 1 जो है हमें ये कहती है payments by PayPal shall be available. PayPal से जो payments जो है वो available हैं, ये acceptable हैं. और requirement 2 कहती है only credit cards should be used in order to pay. So payments के लिए credit cards होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ. Requirement 2 ये कह रही है. So these are the types of requirements जिनमें हम conflicts को resolve नहीं कर सकते. एक रिक्वायरमेंट कह रही है कि पेमेंट पेपॉल से होगी, दूसरी रिक्वायरमेंट कह रही है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे. तो बेसिकली ये इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते. सो इस सूरत में हमें कोई ना कोई एक रिक्वायरमेंट में या तो चेंज करना पड़ेगा या सिर्फ उसको रिमूव करना पड़ेगा. सो इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन रिक्वायरमेंट्स डू नॉट डिस्क्राइब द सेम फंक्शनैलिटी but it is not possible to fulfill both requirements at the same time. Indirect conflicts कब अकर होते हैं जब हमारी जो requirements हैं उनके अंदर functionality जो है वो same नहीं होती, लेकिन हमारे लिए possible नहीं होता कि दोनों requirements को same time पे fulfill किया जाए. According to the situation, according to the condition, we cannot satisfy both of these set of requirements at the same time. So another requirement that we will see, requirement 1 says system should have a natural language interface and requirement 2 is saying system shall be developed in 3 months. अब एक रिक्वायरमेंट कह रही है कि जो सिस्टम का इंटरफेस है वो नेचुरल लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा रिक्वायरमेंट ये कह रही है कि जी 3 मंथ्स के अंदर हमारा सिस्टम डेवलप होना चाहिए. सम रिक्वायरमेंट्स डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट. अब ये इस तरह की रिक्वायरमेंट्स है जिनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बट दे यूज इनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजीज. लेट्स सपोज हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होते लेकिन उसमें हमारे पास इनकंसिस्टेंट टर्म्स होती हैं. जैसे कि लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट 1 फॉर आउटबाउंड एंड इनबाउंड फ्लाइट्स, द यूजर शैल बी एबल टू कंपेयर फ्लाइट्स प्राइसेस फ्रॉम अदर नियर बाय एयरपोर्ट्स. आउटबाउंड और इनबाउंड फ्लाइट्स के लिए यूजर जो है कंपेयर कर सकता है प्राइसेस को दूसरे एयरपोर्ट्स या जो नियर बाय एयरपोर्ट्स हैं उनकी प्राइसेस से कंपेयर कर सकता है. रिक्वायरमेंट 2 कह रही है द आउटबाउंड एंड रिटर्न फ्लाइट्स शेल बी सॉर्टेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टॉप्स. अब रिक्वायरमेंट 2 ये कह रही है कि जो आउटबाउंड और जो आपकी रिटर्न फ्लाइट्स हैं उनको हम किस बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टॉप्स.
So to describe the same concept, in the first requirement the term inbound flight is used and in second requirement the term return flight is used. Concept same है, ठीक है जी. एक के अंदर हमने इनबाउंड फ्लाइट का टर्म यूज किया, दूसरे में हम रिटर्न फ्लाइट की टर्म यूज किया, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, बट यहाँ पे हमने इनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज की है जिसकी वजह से इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो अगेन द यूजेज शुड बी कंसिस्टेंट. हमें टर्म्स को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली अपने मीनिंग्स को शो करें. सो नेक्स्ट वी हैव रिक्वायरमेंट्स रैंक्ड फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी. रिक्वायरमेंट्स को हम ग्रेड कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी. किस बेसिस पे? उनकी इंपॉर्टेंस की बेसिस पे और स्टेबिलिटी की बेसिस पे कि किस लेवल तक वो चेंजेस को अडॉप्ट कर रही है. एक रिक्वायरमेंट कब स्टेबल होगी? जब उसमें कम से कम चेंजेस किए जाएंगे. इट मीन्स दैट इज अ स्टेबल रिक्वायरमेंट. सो इन अ हाई क्वालिटी सेट द डेवलपर्स and the customers and the other stakeholders have ranked the individual requirements by importance to the customer and in terms of stability. In a high quality set of requirements, developer और customers और दूसरे stakeholder requirements को rank करते हैं, individual requirements को rank करते हैं. किस बेसिस पे ग्रेड कर रहे हैं या रैंक कर रहे हैं? उनकी प्रायोरिटी को रैंक कर रहे हैं. मींस कि एक रिक्वायरमेंट क्या हाई प्रायोरिटी की है या नहीं है. इसके लिए जो वो बेसिक लॉजिक यूज कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इन फ्रंट ऑफ यूजर. यूजर के नजदीक वो रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, इट विल सेट द रैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, और वो रिक्वायरमेंट कितनी स्टेबल है. मीन्स कि अगर वो रिक्वायरमेंट स्टेबल भी है, यूजर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट जो है वो हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट कहलाएगी. और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिक्वायरमेंट रैंकिंग का ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, ये कहाँ पे हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकता है, हेल्पफुल साबित हो सकता है? ऐसी सिचुएशन में this ranking process is particularly important for the scope management if resources are insufficient to implement all of the requirements within the allotted schedule and budget. So ये जो रैंकिंग है ये बेसिकली हमारे स्कोप को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है उस सिचुएशन में जब हमारे पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं होते. अगर एक सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमारे पास लिमिटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो अब हम सिस्टम को किस आइडियोलॉजी की बेसिस पे या लॉजिक की बेस पे बिल्ड करेंगे सो दैट कि वी कैन गेट आवर सिस्टम विद इन दीज इनसफिशिएंट रिसोर्सेज. उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप रैंकिंग को यूज करते हुए सिर्फ उन रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करो जो आपकी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और जो आपकी स्टेबल रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसको सामने रखते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर का स्कोप फाइनलाइज कर लें, डिफाइन कर लें कि बेसिकली व्हाट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. If resources are insufficient to implement all of the requirements within the allotted schedule and budget, it's extremely helpful to know which requirements are volatile and which requirements the user thinks critical. So, in order to build a system with insufficient resources, we must know the set of requirements which are important and which are stable. जिनमें ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो स्टेबल हैं, जिनमें बार बार चेंजेस नहीं आ रहे. हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट्स यूजर के ख्याल में क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं. सो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम अपने रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने के बाद अपने सिस्टम के स्कोप को रीडिफाइन करते हुए अपने प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को रियलिटी बना सकते हैं. इन केस जब हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो इनसफिशिएंट होंगे तमाम रिक्वायरमेंट्स को बिल्ड करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को चूज करेंगे और उन्हीं लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को जो हमारा अलॉटेड स्केड्यूल और बजट है, ठीक है जी, जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ टाइम और स्केड्यूल, उनके अंदर रहते हुए हम अपने सिस्टम को इजीली बिल्ड कर लेंगे.